हमारा चैनल का नाम है समझ ही अंतिम उद्देश्य। इसका तात्पर्य यह है कि समझना ही हमारा लास्ट गोल है ना? तो इस चैनल के माध्यम से हम क्या करेंगे, कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की जितनी भी पुस्तक हैं, हर विषय की पुस्तक को, हर एक पाठ को पहले तो हम लोग समझेंगे, फिर हर एक क्वेश्चन आंसर को करेंगे, ठीक है? लाइन बाय लाइन हर एक पुस्तक को पढ़ेंगे। तो समझ पा रहे होंगे कि मनुष्य और जानवर में एक ही फ़र्क है, वो है समझ। तो समझ को बढ़ाना है, तभी हम जानवर से मनुष्य की यात्रा को पूरा कर पाएँगे, है ना? अन्यथा हम जानवर ही रह जाएँगे, ठीक है? तो चलिए हम लोग साथ चलते हैं और समझ को अपने जीवन में लाते हैं, है ना? पाठ को शुरू करने से पहले हम लोग आचार्य प्रशांत जी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आचार्य प्रशांत जी के द्वारा करोड़ों विद्यार्थियों का जीवन बदल चुका है ना? और बदल रहा है, ठीक है? लगभग 22 से अधिक कंट्री के लोग जुड़े हुए हैं आचार्य जी से, है ना? 22 से अधिक कंट्री के लोग, जिसमें विद्यार्थी भी आते हैं, स्टूडेंट्स भी आते हैं, उनके जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। तो पहले हम जानते हैं आचार्य प्रशांत जी के बारे में। आचार्य प्रशांत जी क्या है? एक इंडियन फिलोसोफर हैं और एक ऑथर हैं, जिन्होंने 160 से अधिक पुस्तकें लिखी है ना? उनका एज अभी 47 ईयर का है। एजुकेशन उनका क्या है? वे सिटी मोंटेसरी से स्कूल से इंडियन इंस्टीट्यूट मतलब आईआईटी क्लियर किए हुए हैं, आईएएस क्लियर किए हुए हैं, यूपीएससी एग्जाम क्लियर किए हुए हैं, ठीक है ना? गेट, आईआईएम सारा एग्जाम जो टॉप इंडिया का टॉप एग्जाम होता है, वो आचार्य जी क्लियर किए हुए हैं, है ना? आगे देखते हैं कि आचार्य जी का जो आप देख पा रहे होंगे कि गीता मिशन में आचार्य जी से कितने स्टूडेंट बेनिफिट हो चुके हैं। अभी बेनिफिटेड स्टूडेंट्स बेनिफिटेड 1.3 लाख स्टूडेंट बेनिफिट, इतने स्टूडेंट को बेनिफिट मिल चुका है ना? 160 से अधिक पुस्तक आचार्य जी की पब्लिश हो चुकी है। सोशल मीडिया पर 90 मिलियन फॉलोवर्स हैं। यूट्यूब पर कितने व्यूज हैं? 44.4 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन, ठीक है? वॉच आवर 100 मिलियन लोग, 100 मिलियन घंटे आचार्य जी को देख सकते पाए हैं, ठीक है ना? आर्टिकल्स हैं आचार्य जी के 10,000 से अधिक, स्क्रिप्चर्स कवर किए हैं आचार्य जी ने 65 से अधिक स्क्रिप्चर्स, एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं आचार्य जी की 2,500 एक्सक्लूसिव वीडियोस, पॉडकास्ट सब, है ना? और देखिए यूट्यूब पर आचार्य जी की सब्सक्राइबर है 66 मिलियन, फेसबुक पर 12 मिलियन फॉलोवर्स हैं, इंस्टाग्राम पर 10 मिलियन फॉलोवर्स हैं, ट्विटर पर भी हैं 1.5 मिलियन फॉलोवर्स, व्हाट्सएप चैनल पर 500 के फॉलोवर्स है, 500,000 फॉलोवर्स हैं, थ्रेड्स पर 570 के फॉलोवर्स हैं, है ना? अब आगे देखते हैं। देखिए आचार्य जी के लगभग 22 क्या है चैनल्स हैं। उनमें से पहला क्या है? रशियन चैनल है, रशिया भाषा में भी आचार्य जी का चैनल है, चाइनीज भाषा में भी आचार्य जी का चैनल है, फ्रेंच में है, स्पेनिश, जर्मन, गुजराती, बंगला, कन्नड़, तेलुगु, है ना? देखिए तमिल, मराठी, मलयालम, पंजाबी, ठीक है ना? एक प्रकृति के बारे में स्पेशल चैनल है, राष्ट्र धर्म पर चैनल है, शास्त्र ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान अगर यदि आप लेना चाहते हैं तो उस पर चैनल है ना? फिर आपका स्क्रिप्चर्स एंड साइंस के ऊपर चैनल है, शक्ति जो महिलाओं के लिए एक चैनल है, ब्रेकिंग न्यूज उस पर एक चैनल है, आचार्य प्रशांत करके एक चैनल है इंग्लिश में, और एक हिंदी में है आचार्य प्रशांत करके एक चैनल है। टोटल 22 से अधिक चैनल हैं आचार्य जी के, है ना? अब 160 से अधिक वो पुस्तकें जो आचार्य जी ने लिखी है, वो उसकी बात करते हैं, ठीक है ना? तो विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये पुस्तक है, विद्यार्थी जीवन। देखिए ये क्या पुस्तक का क्या नाम है? विद्यार्थी जीवन। ये पुस्तक आप अवश्य ही पढ़ें, है ना? आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, बेस्ट सेलर बुक है ना? देखिए आपको इसमें क्या क्या टॉपिक हैं वो आपको देखने को मिलेगा। डर बहुत लगता है, अटेंशन, फोकस, कंसंट्रेशन, पढ़ने बैठता हूँ मन नहीं लगता है, ना पढ़ाई में मन लगता है, ना ढंग का काम मिलता है, मोटिवेशन का बाजार गर्म है, मतलब ये टॉपिक्स हैं। इसे आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, वीडियो को रोक करके आप देख सकते हैं, ठीक है? मैं सबको बोलने लगूँ तो अभी बहुत समय लग जाएगा, और काफ़ी बुक्स के बारे में आचार्य जी आपको अभी बताने वाला हूँ, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होगा आपके जीवन को परिवर्तन करने में, है ना? ये टॉपिक है विद्यार्थी जीवन, जो पुस्तक है इसका टॉपिक ये है, चैप्टर 22 तक है, ठीक है? आप देखिए दूसरा बुक क्या है? आचार्य प्रशांत विद स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के साथ आचार्य प्रशांत जी कैसे बात किए हुए हैं, ये टॉपिक है ना? आईटीएंस सीजन एट आईटीएंस मीट आईटीएंस, है ना? आईटीएंस ने मिला आईटीएन से, ठीक है ना? आचार्य जी भी आईटीएन है, और आईटीएन द्वारा क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया वो यहाँ पर है, और उनके जवाब आचार्य जी ने दिया है, वो है ना? फिर डिकोडिंग सक्सेस के ऊपर एक बुक है ना? ये भी आपको बहुत हेल्पफुल करेगा, ठीक है? सफलता एक पुस्तक है जो कि विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है। ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। ज्वाला, यदि आप महान पुरुषों के छत्र छाया में रहोगे तो आपको हमेशा प्रेरणा मिलती रहेगी, और आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई भी, हर काम में आप मन लगा पाओगे, है ना? आगे ये टॉपिक है उनके। फिर उत्कृष्टता, ऊंचा उठने को तैयार हो, ठीक है ना? देखिए ये सब टॉपिक है ना? एक्सेलेंस, उत्कृष्टता का ही इंग्लिश में एक बुक है, एक्सेलेंस, ठीक है? आगे इन्फाइनाइट पोटेंशियल, अनलिमिटेड सक्सेस के ऊपर एक बुक है आचार्य जी की, ठीक है? फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, संकल्प संघर्ष आजादी के ऊपर एक बुक है ना? लिखनी है नई कहानी, युवाओं के संग संवाद हुआ है, बात हुआ है, वो एक बुक है। मन गलत दिशा क्यों भागता है, ये सब मतलब ये टॉपिक्स हैं, आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके बिल्कुल देखिए, और आप विजिट कीजिए आचार्य जी की पुस्तकों को, बहुत आपको जीवन में लाभ मिलेंगे विद्यार्थी जीवन में, है ना? साहस एक बुक है, इसमें ये टॉपिक्स हैं। समय एक बुक है जिसमें ये सब टॉपिक है, समय यूं ही फिसल ना जाए जिंदगी, है ना? फिर संघर्ष एक पुस्तक है, अपने विरुद्ध, संघर्ष अपने विरुद्ध, है ना? ये टॉपिक्स हैं आपको मिलेंगे देखने को। फिर ज्ञान मस्ती, आचार्य प्रशांत की बच्चों के साथ गपशप हुआ है, वो एक पुस्तक है ना? फिर पंचतंत्र के ऊपर एक पुस्तक है जिसमें कहानियां दिया हुआ है, और ये बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है, इसमें कहानियों के साथ आचार्य जी की शिक्षाएं भी है ना? फिर वैसे तो काफ़ी बुक्स हैं, लेकिन मैंने वही बताया है जो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मददगार है, और ये सब भी बहुत मददगार है। सारे पुस्तकों को आपको जरूर से जरूर आप देखिए, विजिट कीजिए, समझिए, है ना? देखिए 160 से अधिक पुस्तकें हैं आचार्य जी की, आप देख पा रहे होंगे, है ना? तो ये पुस्तकों को यदि आप लेना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा कि आपको प्ले स्टोर में टाइप करना होगा आचार्य प्रशांत ऐप, आचार्य प्रशांत जी करके टाइप करना होगा, आपको एक ऐप आएगा। ये टाइप को आप अगर आपके फ़ोन में डाउनलोड है तो ठीक है, और नहीं है तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरे फ़ोन में डाउनलोड है तो मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही आप ओपन कीजिएगा, है ना,
आपको ऐसा इंटरफेस आएगा, आप नेक्स्ट कीजिएगा, नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट करने पर आप फिर आपको देख पा रहे होंगे, आप लॉगिन विथ गूगल दिख रहा होगा और ईमेल, लॉगिन विथ ईमेल दिख रहा होगा, तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा, लॉगिन विथ गूगल पर क्लिक कीजिएगा, है ना। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, आपका अकाउंट चूज करने के लिए आ जाता है, आप अकाउंट चूज करते हैं और फिर आप लॉगिन हो जाते हैं, है ना। इसमें आप क्या कीजिएगा, आपको ये 3 डॉट जो कॉर्नर में दिख रहा होगा, हाँ मैं आपको शो करता हूँ, 3 डॉट देखिए, कॉर्नर में 3 डॉट दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। आपको फिर आपको ऑल बुक्स पर जाना है, ठीक ना, ऑल बुक्स पर जाइएगा। हाँ, आपका बुक आ चुका है, ठीक ना। आप जैसे कि मान के चलिए कुछ भी बुक आप लेना चाहते हैं, मान के चलिए कि आप विद्यार्थी जीवन का ही बुक लेना चाहते हैं, है ना। तो आप क्या कीजिएगा, विद्यार्थी जीवन बुक के ऊपर टाइप कीजिएगा और फिर आप इस पर हार्ड कॉपी पर आप टाइप कर सकते हैं, ठीक ना। हार्ड कॉपी पर टाइप कर दीजिएगा, आपका डायरेक्ट हो जाएगा क्रोम के साथ, ठीक है। और यहाँ पर आप बाई कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब हम जानते हैं आचार्य प्रशांत जी का ऐप के बारे में। तो ऐप में आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपको क्या क्या लाभ होंगे। आचार्य प्रशांत जी का ऐप में आप आचार्य प्रशांत जी की सर्कल में रहेंगे, है ना। पहली बात, आचार्य प्रशांत जी के सर्कल में आप रहेंगे, है ना। वर्ल्ड में जितनी फिलोसफी है, फिलोसफर को आप जान पाएंगे, क्लाइमेट चेंज के बारे में जान पाएंगे, है ना। साइंस के बारे में बहुत सी साइंस की बातें आपको यहाँ मिलेंगे। इंडियन फिलोसफर जितने भी हैं उनके बारे में, वर्ल्ड फिलोसफर और इंडियन फिलोसफर के बारे में आप जान पाएंगे, ठीक ना। लोक धर्म के बारे में क्या क्या बातें हैं वो जानेंगे, करंट अफेयर जानेंगे, हिस्ट्री जानेंगे, डिजिटल सर्विलेंस जानेंगे, ठीक ना। पेरेंटिंग कैसे करना है वो जानेंगे, ठीक ना। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में जानेंगे, पोएम, बहुत से अच्छे अच्छे पोएम आपको मिलेंगे आचार्य जी की, है ना। और अन्य लेखकों का भी पोएम आपको देखने को मिलेगा, बुक्स मिलेंगे, जनरल इंस्पायर्ड, आप इंस्पायर होंगे बहुत से लोगों से, है ना, महान व्यक्तियों से, अच्छी अच्छी जो आपको नई सीख देती है वैसी मूवी की आपको जानकारियाँ यहाँ मिलेंगी, आपको कोट्स मिलेंगे, ठीक ना। और स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको बातें, कैसे संघर्ष करना है, कैसे स्पोर्ट में आपको जीत हासिल करना है, बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा विज्ञान पार्ट 3, वायु जीवन की आवश्यक, ठीक ना, एसेंशियल फॉर लाइफ, एयर एसेंशियल फॉर लाइफ, ठीक ना, वायु। तो उससे पहले हम आचार्य प्रशांत जी की कोट्स को देख लेते हैं। दुनिया का सबसे गरीब आदमी कौन है, जिसके पास जीने के लिए एक दहकती वजह नहीं है। जिसके पास एक दहकती वजह नहीं है वह सबसे गरीब आदमी है दुनिया का, है ना। तो पाठ को स्टार्ट करते हैं। आपने रस्सी या तार पर टंगे कपड़ों को हिलते देखा होगा, देखा है ना। चलते हुए पंखे के नीचे किताबों के पन्ने को फड़फड़ाते हुए देखा होगा। आपने पेड़ों की पत्तियों को भी हिलते हुए देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि ऐसा किसके कारण होता है? ये वायु के कारण होता है। ये सभी कार्य गतिशील, मतलब रुका हुआ नहीं, गतिशील चलता हुआ वायु की सहायता से होता है। इस गतिशील वायु को ही हम हवा, उस वायु को ही क्या कहा जाता है, हवा कहा जाता है, समझ गए। देखिए चित्र में दिख रहा होगा आपको, पन्ने कैसे फड़फड़ा रहे हैं, ठीक ना। पंखा चलाने पर किताब के पत्रों पर वायु का प्रभाव कैसे दिख रहा है। वायु हमारे जीवन को सहज बनाती है, वही दूसरी ओर यह हमें हानि भी पहुंचा सकती है। यदि ज़्यादा अधिक तूफान आ जाए तो घर के हमारे छत उड़ जाते हैं, है ना, या काफ़ी हमारे जो किसान लोग हैं उनकी खेती में नुकसान देखने को मिलता है ना। वायु की सहायता से निष्पान विधि द्वारा हल्के भूसे को भारी अनकणों से अलग किया जाता है। निष्पान विधि के द्वारा क्या किया जाता है, ओसना होता है ना। आप किसानों को देखे होंगे कि धान से भूसा को कैसे अलग करते हैं, वे वायु के मदद से ही करते हैं। आपने देखा होगा कि तूफान के समय वायु काफ़ी तेज गति से चलती है ना। कभी कभी वायु की गति इतनी तेज होती है कि पेड़ पौधे को भी उखाड़ देती है तथा कच्चे घरों के छप्परों को भी उड़ा कर ले जाती है। मतलब लाभ भी है और हानि भी है। वायु का प्रभाव समझने के लिए आइए फिरकी से खेलते हैं। इसे फिरकी कहा जा रहा है, जो आप जब आप बचपन में आप खेले होंगे इससे, है ना। फिरकी से खेलिए, एक फिरकी बनाइए, ठीक ना। फिरकी के साथ बंद कमरे में जाइए, कमरे के पंखे को बंद कर दीजिए। क्या फिरकी की पत्तियां घूमती है? बिल्कुल नहीं घूमेगी, क्योंकि हमने कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर दिया है और पंखे भी बंद कर दिए हैं। अब कमरे का पंखा चला दीजिए और फिरकी का डंडा पकड़कर खुले मैदान में जाइए। या तो आप पंखे को ऑन कर दीजिए या खुले मैदान में आप दौड़िए। ये फिरकी क्या घूमने लगेगा। क्या फिरकी घूमती है? बिल्कुल घूमेगी। फिरकी को घूमने में कौन मदद करता है? इस क्रियाकलाप से आप पता है कि हमारे चारों तरफ वायु है जो फिरकी को घुमाती है, ठीक है। वायु हर जगह उपस्थित है, ये नहीं कि वहाँ नहीं, यहाँ नहीं, वैसा नहीं, सभी जगह वायु उपस्थित है। क्या आप जानते हैं कि वायु हर जगह उपस्थित है? आइए इस क्रियाकलाप द्वारा समझने की कोशिश करें। देखिए एक क्रियाकलाप देखते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि वायु सभी जगह होते हैं, ठीक ना। क्रियाकलाप 2, क्रियाकलाप 1 में क्या था, फिरकी का घुमाना। क्रियाकलाप 2 में हम लोग क्या देखेंगे, वायु हर जगह है।
कांच की एक बोतल लीजिए, ठीक ना, उसे उल्टा करके अब बोतल के खुले मुख को पानी से भरी एक बाल्टी या टब में डुबोइए। देखिए जैसा इस चित्र में डुबाया जा रहा है उल्टा करके, ठीक है। अब बोतल का थोड़ा तिरछा कीजिए, बोतल को क्या करना है, थोड़ा सा तिरछा कर देना है। और देखिए अब पानी बोतल में जा रहा है, बोतल में से कुछ बुलबुले बाहर आते नजर आ रहे हैं या सनसनाहट जैसी आवाज़ सुनाई पड़ती है ना। बोतल के अंदर क्या था, बोतल के अंदर क्या था, वायु था, हवा था, और बुलबुले के रूप में बाहर क्या निकला, देखिए यह वायु थी जो बोतल के भीतर थी। इससे यह पता चलता है कि बोतल खाली नहीं थी बल्कि उसमें वायु भरी थी। आप देखते हैं कि जब बोतल उल्टी स्थिति में थी तो पानी बोतल के अंदर जा रहा था, ठीक है ना। जैसे उल्टी स्थिति में आया तो पानी के अंदर बोतल जा रहा था, लेकिन जितना हवा निकल रहा था उतना ही जा रहा था, ठीक है ना, जा रहा था, क्योंकि वायु को निकलने के लिए कोई जगह खाली नहीं थी। परंतु जब बोतल को तिरछा करते तो वायु बुलबुले के रूप में बोतल से बाहर निकलती है, और वायु निकलने से बोतल जो भाग खाली होता है उस भाग में पानी भर जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। इससे यह पता चलता है कि बोतल के अंदर वायु थी। इस क्रियाकलाप से यह भी पता चलता है कि वायु स्थान घेरती है, ठीक है ना, वायु स्थान घेरती है। जितना स्थान बोतल से वायु का खत्म हुआ उतना ही स्थान में पानी गया, ठीक है ना। जब हम फुलाते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन आता है ना। इससे भी पता चलता है कि वायु स्थान घेरती है। जितना हम लोग उसमें हवा देंगे उतना बड़ा जगह को वो घेरता है, और उसी प्रकार से हमें बैलून का आकार दिखता है ना। और यह हमारे चारों ओर उपस्थित है। तो वायु स्थान घेरती है, यह हमारे चारों ओर स्थित है। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। वायु का कोई रंग नहीं होता है, आप वायु के आर पार देख सकते हैं। अतः वायु क्या होता है, पारदर्शी होता है, अपारदर्शी नहीं होता। पारदर्शी मतलब आर पार देख पाना, ठीक है ना, होती है। वायु किन किन चीज़ों से बनी होती है ये अब पढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी तक लोग सोचते थे कि वायु केवल एक ही पदार्थ है। 18वीं शताब्दी तक लोग सोचते थे कि वायु एक ही पदार्थ है, लेकिन बाद में पता चला कि उसमें बहुत चीज़ों का मिश्रण है। क्या क्या है हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, धूल का कण, जल वाष्प, बहुत सी चीज़ें हैं, है ना, हम लोग पढ़ेंगे अभी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। 18वीं शताब्दी तक लोग सोचते थे कि वायु केवल एक ही पदार्थ है, परंतु विभिन्न प्रयोग से यह सिद्ध हुआ कि वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। आइए इस मिश्रण के अवयव मतलब क्या क्या है मिश्रण, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वायु में जलवाष्प की उपस्थिति, वायु में जलवाष्प भी है, ठीक है ना, पानी का भाप भी है। बरसात के दिनों में कागज पर नमक खुला रखने के कुछ समय बाद क्या होता है, आसपास पानी जम जाता है, ठीक ना। आप पाइएगा कि नमक के आसपास का कागज गीला हो जाता है, होता है ना, आप देखे होंगे। यदि आप किसी कागज पर, सूखे कागज पर नमक रख देते हैं बरसात के दिन में खुले में, तो आसपास पानी हो जाता है। क्यों, क्योंकि वायु में क्या होता है, जलवाष्प होता है, ठीक है। कागज को गीला करने के लिए पानी कहाँ से आया, क्या पानी नमक से निकला, नहीं, पानी वायु से आया जो जलवाष्प के रूप में उपस्थित था पहले से ही वायु में, ठीक ना। जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है, अगर वायु मान के चलिए किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आ जाती है, कोई चीज़ मान के चलिए फ्रिज से हम लोग कोई बोतल निकालें तो वो उसका सारा पृष्ठ क्या है, ठंडा है। अगर ठंडे पृष्ठ के संपर्क में यदि आ जाएगी वायु तो उसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडी होकर सघनित हो जाती है। तो वायु में जो जलवाष्प होता है, भाप हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है, और सघनित मतलब पानी का बूंद में परिवर्तित हो जाता है। भाप क्या में परिवर्तित हो जाता है, पानी का बूंद में परिवर्तित हो जाता है। देखिए वायु में क्या है, जलवाष्प है। जलवाष्प यदि ठंडी चीज़ों से टकराएगा तो वो क्या हो जाएगा, सघनित हो जाएगा। मतलब वायु में जो जल का वाष्प है, भाप है, वो पानी का बूंद के रूप में आ जाएगा। इसीलिए आप देख पा रहे होंगे कभी भी फ्रिज से आप बोतल निकालते होंगे तो उसके बाहर आपको पानी मेज पर दिख रहा होगा, या बोतल के साइड में पानी के बूंद क्यों नज़र आते हैं, क्योंकि वायु में क्या है, भाप है। भाप ठंडी बोतल से टकराता है तो वो भाप जो है पानी का रूप ले लेता है, पानी का बूंद बन जाता है, ठीक है ना, समझ पा रहे होंगे आप, आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग। सघनित हो जाती है तथा जल की बूंदें पृष्ठ पर दिखाई देती है, ठीक है ना। आप बताइए
ठंडे शरबत भरे गिलास के बाहर सतह पर पानी की बूंदें क्यों दिखाई देती है? क्यों? क्योंकि जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो उसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है, ठीक ना, और जल की बूंदें पृष्ठ पर दिखाई देने लगती है। बरसात के दिनों में नमकदानी से नमक आसानी से क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि वहाँ जो जल का मात्रा ज़्यादा हो जाता है, वे चिपक जाते हैं, है ना। आगे, वायु में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, ये हम लोग पढ़ेंगे। कैसे जानेंगे वायु की उपस्थिति होती है या नहीं? क्रियाकलाप के द्वारा। क्रियाकलाप 3 में देखिए क्या है। यह क्रियाकलाप शिक्षक द्वारा किया जाएगा। मोमबत्ती ऑक्सीजन के बिना नहीं जल सकती है। देखिए इसमें बिल्कुल थोड़ा सा जला और बुझ गया है, इसमें जल रहा है थोड़ा देर और बुझेगा, और इसमें जल ही रहा है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। 3 समान आकार की मोमबत्ती जलाइए। एक मोमबत्ती को छोटी गिलास से, दूसरी मोमबत्ती को बड़े गिलास से ढकिए एवं तीसरी मोमबत्ती को खुला रखिए, ठीक है। एक को छोटे गिलास से, एक को बड़ी गिलास से और एक को पूरा खुला रखना है। कुछ देर बाद आप क्या देखते हैं, जिस मोमबत्ती को छोटे गिलास से ढका गया है वह जल्दी बुझ जाती है। बड़े गिलास से ढकी मोमबत्ती कुछ देर बाद बुझती है, जबकि मोमबत्ती को नहीं ढका गया है वह जलती रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि छोटी गिलास में कम ऑक्सीजन था और बड़ी गिलास में थोड़ा ज़्यादा ऑक्सीजन था, और इसमें भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन है, इसलिए जल ही रहा है ना। आइए जानिए कि ऐसा क्यों होता है। जलने की प्रक्रिया केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव है, ठीक है। केवल जलने का जो प्रक्रिया है वो केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव है। वायु का एक अवयव ऑक्सीजन है। वायु का एक घटक मतलब एक पार्ट क्या है? मतलब क्या है कि ऑक्सीजन जो है वो वायु का एक अवयव है, मतलब वायु का ही एक अंश है, ठीक ना। वायु में ही पाया जाता है ऑक्सीजन, ठीक ना। आगे देखते हैं। प्रयोग में लगाए गए गिलास में वायु एक सीमित मात्रा में थी। जो हम लोग प्रयोग में लाए थे जो गिलास, उसमें वायु सीमित मात्रा में थी, ठीक है ना। जब यह ऑक्सीजन जलती हुई मोमबत्ती के द्वारा उपयोग कर ली गई, जब मोमबत्ती जली और उस ऑक्सीजन का उपयोग हो गया, ठीक है ना, हो गई, तो मोमबत्ती अधिक समय तक नहीं जल पाई और बुझ गई, ठीक। ऑक्सीजन जैसे ही खत्म हुआ और मोमबत्ती बुझ गई। दूसरी मोमबत्ती को अधिक ऑक्सीजन मिली, इसलिए वह ज़्यादा देर तक जलती रही, जबकि तीसरी मोमबत्ती को खुली वायु में ऑक्सीजन मिलती रही, अतः वह अंत तक जलती रही, ठीक ना। अब वायु में क्या होता है? नाइट्रोजन, उसके बारे में पढ़ेंगे। वायु में ऑक्सीजन के बारे में पढ़ लिए, अब वायु में नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं हम लोग, है ना। क्रियाकलाप 3 में आपने देखा कि मोमबत्ती को बुझने के बाद भी वायु का एक बड़ा भाग अब भी गिलास में रह जाता है। देखिए जैसे ही मोमबत्ती बुझता है, मोमबत्ती बुझने के बाद भी वायु का एक बड़ा सा भाग रह जाता है गिलास में। ऐसा इसलिए होता है कि वायु के कुछ अवयव जलने में सहायक होते हैं। वायु में जो भी अवयव होते हैं, वायु का कुछ पार्ट होता है जो कि जलने में मदद करता है, सहायक होते हैं, ठीक ना। वायु का सबसे बड़ा भाग जो मोमबत्ती से जलने में उपयोग नहीं हुआ वह क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। वह बड़ा भाग जो जलने में उपयोग नहीं हुआ वो भाग क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। देखिए वायु में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है। जो भाग जलने में मदद किया वो ऑक्सीजन हो गया, और जो भाग जलने में मदद नहीं करता है वो क्या हो जाता है? नाइट्रोजन हो जाता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन की अपेक्षा वायु में अधिक मात्रा में होती है। यह लगभग 4/5 भाग घेरती है। मान के चलिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ज़्यादा भाग घेरती है, ठीक ना। आगे, यदि वायु में केवल ऑक्सीजन गैस ही रहती तो एक जगह आग लग जाने पर वह हर जगह फैल जाती और आग को नियंत्रित कर पाना संभव नहीं होता। देखिए वायु में केवल ऑक्सीजन होती, नाइट्रोजन नहीं होती। नाइट्रोजन क्या करता है? आग जलने में मदद नहीं करता है, ठीक है ना, तो सहायक नहीं होता है, जिसके कारण जो ऑक्सीजन, जितनी भी ऑक्सीजन रहती है उतनी देर ही केवल जलती है, उसके बाद क्या हो जाती है? बुझ जाती है, ठीक है ना, क्योंकि नाइट्रोजन मदद नहीं करता है। यदि वायु में केवल और केवल ऑक्सीजन होती तो आग जब लगती तो उसे नियंत्रित मतलब काबू कर पाना मुश्किल हो जाता, ठीक है, वो फैलते ही जाती, ठीक है ना।
उसी प्रकार यदि वायु में सिर्फ नाइट्रोजन गैस रहती तो क्या होता? नाइट्रोजन गैस ही केवल रहती, मतलब ऑक्सीजन नहीं होती, तो जीव जंतुओं का सांस लेना मुश्किल होता और पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाता। क्या ऊंचाई पर जाने से वायु ऑक्सीजन की मात्रा घटती है? जब ऊंचाई पर जाते हैं हम लोग तो वायु घटती है, ऑक्सीजन घटती है, ऐसा कह रहा है। तो बिल्कुल ऑक्सीजन की तो कमी होगी, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे यहाँ चित्र में ऑक्सीजन सिलेंडर लोग लेकर के पर्वतों पर चढ़ाई कर रहे हैं, पर्वतारोही, ठीक है ना। आपको अनुभव होगा कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम रहने पर सांस लेना अत्यधिक कठिन हो जाता है और हमें तेजी से सांस लेना पड़ता है, होता है ना। आपने पर्वतारोही को ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते देखा होगा। इसका कारण ऊंचाई पर ऑक्सीजन का कम मात्रा में उपलब्ध होना है, ठीक है ना। आप ऑक्सीजन लेते देख रहे होंगे पर्वतारोही को, तो इसका मतलब समझ जाइए कि ऊंचाई पर क्या रहता है, वायु कम रहता है, ठीक है ना। आगे, रोगियों को अस्पताल में श्वसन के लिए ऑक्सीजन मास्क क्यों लगाया जाता है? ऑक्सीजन क्यों लगाया जाता है? क्योंकि देखिए जो रोगी है वो ठीक से सांस नहीं ले पाता है, ठीक है ना, तो ऑक्सीजन को सही मात्रा में नहीं ले पाता है, जिसके कारण उसे सिलेंडर के द्वारा ऑक्सीजन दिया जाता है, ठीक है ना। आगे, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड। अब वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ें। वायु में ऑक्सीजन पढ़ लिया हमने, वायु में नाइट्रोजन पढ़ लिया हमने, अब वायु में कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ेंगे, ठीक। जाड़े के दिनों में कुछ लोग बंद कमरों में लकड़ियां जलाकर आग सेकते हैं, बिल्कुल आपने देखा होगा। ऐसे कमरों में कुछ समय बाद घुटन महसूस होने लगती है, बिल्कुल, है ना। इसका कारण लकड़ियों के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निकलना। इसका कारण क्या होता है? लकड़ियां जब जलती है तो उसके फलस्वरूप क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कमरे में एकत्रित हो जाती है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। आप जानते हैं कि सभी जीव जंतु श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं एवं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। अब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। यदि हम लोग ऑक्सीजन की जगह हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ही लेने लगेंगे, जो कि हम लोग छोड़ते हैं, तो हमें तो घुटन महसूस होगी ही, है ना। आगे, पेड़ पौधे एवं जीवों के सड़ने गलने से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो वायुमंडल में चली जाती है। जितनी भी पौधे या जितने भी जीव अगर सड़ गल जाते हैं तो उससे क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कहाँ चला जाता है? प्रकृति में ही चला जाता है, ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होना बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कम करने का कोई उपाय नहीं किया जा रहा है ना, जिसके कारण क्या हो रहा है? क्लाइमेट चेंज देखने को हमें मिल रहा है, ठीक है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसके बारे में केवल आचार्य जी बात कर रहे हैं, और ना ही हमारा कोई मीडिया बात कर रहा है, ना ही हमारे कोई नेता बात कर रहे हैं, ना कोई सेलिब्रिटीज़ बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, वायु में धूल कणों की उपस्थिति के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आचार्य प्रशांत जी के बारे में तो आप जान ही रहोगे, उसी के बारे में मैंने बोला, ठीक है। वायु में धूल कणों की उपस्थिति के बारे में देखते हैं। अब वायु में क्या होते हैं? धूल कण भी होते हैं। क्या क्या हमने पढ़ा? वायु में ऑक्सीजन, वायु में नाइट्रोजन, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, और वायु में अभी पढ़ रहे हैं हम लोग धूल कण, ठीक है। अंधेरे कमरे में टॉर्च जलाकर उसके प्रकाश को ध्यान से देखिए। एक अंधेरे कमरे में जाइए और टॉर्च का प्रकाश जलाइए और उसके जो प्रकाश है उसे ध्यान से देखिए। टॉर्च के प्रकाश में चमकते हुए कुछ कण हवा में इधर उधर तैरते दिखाई देंगे। कुछ कण क्या करेंगे? इधर उधर तैरते दिखाई देंगे। ये चमकते हुए कण धूल के कण हैं। ये चमकते हुए कण ही क्या होते हैं? धूल के कण होते हैं। इससे यह पता चलता है कि वायु में धूल कण भी उपस्थित रहते हैं। इससे एक और क्रियाकलाप द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक ना। देखिए क्रियाकलाप 4, अपने विद्यालय या घर में धूप वाले कमरे के सारे दरवाजे एवं खिड़कियां बंद कर दीजिए। देखिए जिससे धूप आती है उस कमरे वाले दरवाजे और खिड़की सभी बंद कर दीजिए, ठीक है। तथा पर्दे डालकर कमरे में पूरा अंधेरा कर दीजिए, और पूरा अंधेरा कर देना है। जिस दिशा से सूर्य का प्रकाश आ रहा है उस ओर की दरवाजे या खिड़की को थोड़ा सा क्या करना है? खोल देना है, जिससे सूर्य का प्रकाश एक पतली सी झिर्री के द्वारा कमरे में
कमरे के अंदर आ सके। अंदर आती हुई सूर्य की किरणों को सावधानी पूर्वक आप देखिए, ठीक है ना। आपको देखने को क्या मिल रहा है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ कि देखिए यहाँ धूलकण नजर आ रहे हैं, ठीक ना। आपको सूर्य की किरणें में कुछ छोटे छोटे चमकीले कण तेजी से घूमते हुए नजर आएंगे, आ रहे हैं, तेजी से घूमते हुए छोटे छोटे कण नजर आ रहे हैं। यह दर्शाता है कि वायु में धूल कण उपस्थित होते हैं। वायु में धूल कण समय तथा स्थान के साथ बदलते रहता है, ठीक ना। वायु का जो धूल कण होता है वो समय और स्थान के साथ बदलते रहता है। कहीं कम प्रदूषण वाला एरिया है तो वहाँ बहुत कम धूल कण उड़ेंगे, मतलब हर जगह होता ही है। लेकिन जैसे कि रेगिस्तान में वहाँ बालुई क्षेत्र है तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा होगा, है ना। इसी तरह से आगे अब बताएं हमारे बड़े बुजुर्ग, अच्छा पहले इधर पढ़ लेते हैं, इन्हें भी जानिए। नाक, हम नाक के द्वारा सांस लेते हैं, बिल्कुल नाक के द्वारा सांस लेते हैं। हमारे नाक में छोटे छोटे क्या होते हैं, बाल होते हैं, है ना। एवं श्लेष्मा लसलसा द्रव, देखिए नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं और लसलसा द्रव होता है। लसलसा एक लिक्विड टाइप से होता है जिस ना होता है जो धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकता है। देखिए नाक से ही हमारा जो धूल होता है वो छक जाता है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो नाक में छोटी छोटी जो बालें होती है और मतलब भींगा हुआ हमारा नाक जो रहता है वो क्या करता है, धूल कण को रोक लेता है और वो हमारे श्वसन तंत्र जिससे हम लोग सांस लेते हैं उसमें जाने से रुक जाता है, अंदर जाने से रुक जाता है, ठीक ना। तो नाक हमारे लिए बहुत ज़रूरत है ना, धूल कणों को रोकने के लिए। और बहुत से और फायदे हैं नाक के, आगे देखते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग मुंह से सांस लेने के लिए क्यों मना करते हैं, क्यों मना करते हैं, क्योंकि नाक से लेने से क्या फ़ायदा है ये हम लोगों ने अभी पढ़ा, ठीक है ना। इसी कारण से वे मना करते थे। पारदर्शी शीशे की खिड़की को नियमित रूप से साफ ना किया जाए तो वह धुंधली क्यों हो जाती है, क्योंकि वायु में धूलकण है और धूलकण उसमें जाकर के चिपक जाती है ना। अब तक आपने वायु की संरचना के बारे में जाना है। क्या इसके घटकों की मात्रा अलग अलग होती है? जैसे कि आप तो वायु की संरचना जान गए कि वायु में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, फिर धूल कण होते हैं, फिर जल वाष्प होता है, ठीक है ना। ये सब आप तो जान गए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका मात्रा कितना कितना होता है, कितने मात्रा में ऑक्सीजन है, कितने मात्रा में नाइट्रोजन है, कितने मात्रा में आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, कितना मात्रा में अन्य गैस है, ये सब, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। वायु में ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन की संयुक्त मात्रा लगभग 99% होती है, ठीक है। 99% क्या होती है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही होती है, जिसमें नाइट्रोजन वायु का लगभग 4/5वां भाग घेरता है। मतलब ऑक्सीजन से ज़्यादा अब नाइट्रोजन भी होता है। शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, धूलकण और अन्य गैसें होती है। देखिए नाइट्रोजन 79% है, ऑक्सीजन 20% और 1% में आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और धूलकण होती है, ठीक है। वायु की संरचना ये है, ये वायु की संरचना है, ठीक है ना। पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीव और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिलती है? जो मिट्टी के अंदर रहते हैं और जो पानी के अंदर रहते हैं उन्हें ऑक्सीजन कैसे मिलता है, ठीक है। इसे एक क्रियाकलाप द्वारा समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए थोड़ी सी मिट्टी एक कांच के बीकर में रखिए, थोड़ी सी मिट्टी एक कांच के बीकर में रख दिया हमने, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। इस बीकर में पानी डालिए, अब बीकर में पानी डाल दिए, इसे ध्यान से देखिए। पानी में वायु के बुलबुले ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। जैसे ही आप पानी डालिएगा तो क्या होता है, बुलबुला आपको ऊपर आते हुए दिखाई देगा। तो समझ जाइए कि मिट्टी में क्या था, हवा था। जैसे हम लोग पानी डाले तो हवा क्या हुआ, बाहर निकलने लगा। तभी जितना हवा बाहर निकला उतना पानी मिट्टी में रिसने लगा। जैसे जैसे हवा बाहर होते गया और पानी मिट्टी में रिसने लगा, मिट्टी भीगने लगा, ठीक है ना। इससे हमें समझ में आता है कि मिट्टी में क्या होते हैं, वायु होते हैं, ठीक है ना। मिट्टी में वायु, इससे पता चलता है कि मिट्टी छोटे छोटे कणों से बनी होती है। मिट्टी क्या होती है, छोटे छोटे कण से बनी होती है, एवं उन कणों के बीच जो खाली स्थान, छिद्र मतलब छेद होता है उसमें वायु रहती है, ठीक है ना। छोटी छोटी कणों से बनता है और उसके जैसे कि
मिट्टी के कणों के बीच में क्या होती है, खाली स्थान होती है, छिद्र होती है, उसी में वायु रहती है, ठीक है ना। जब जल इन छिद्रों में प्रवेश करता है तो वहाँ की वायु बुलबुले के रूप में बाहर आ जाती है। यदि यही कारण है कि बरसात के मौसम में जब ज़्यादा वर्षा होती है तो मिट्टी में उपस्थित वायु बाहर आ जाती है। जैसे ही वर्षा होती है तो मिट्टी में जितने भी उपस्थित वायु है वो बुलबुले बन करके बाहर आ जाती है। अब मिट्टी में रहने वाले जीवों को तो हवा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सारा हवा क्या हुआ है, बाहर आ गया है। तो मिट्टी में जितने भी रहने वाले जीव हैं सब बाहर आना होगा। आगे देखते हैं। तो इसमें रहने वाले छोटे छोटे जीव वायु की खोज में बाहर आ जाते हैं, ठीक है। सांस लेने के लिए सभी जीवों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यह मिट्टी में वायु न रहे तो मिट्टी के अंदर कोई भी जीव जीवित नहीं रह पाएगा। बात समझ में आ गया ना, कि मिट्टी में भी क्या रहते हैं, वायु रहते हैं। यदि मिट्टी में ऑक्सीजन नहीं रहते तो कोई भी जीव मिट्टी के अंदर जीवित नहीं रह पाता, ठीक ना। यदि मिट्टी में वायु ना रहे तो मिट्टी के अंदर कोई भी जीव जीवित नहीं रह पाता। आप जानते हैं कि जो जीव पानी में रहते हैं वे श्वसन के लिए पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, और जो कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं, वो पानी से घुला हुआ जो ऑक्सीजन होता है, पानी में घुला हुआ जो ऑक्सीजन होता है उसका प्रयोग करते हैं। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को प्रयोग करते हैं। आपने मछली का गलफड़ा देखा होगा जो श्वसन में सहायता करता है, ठीक है ना। मछली का गलफड़ा क्या करता है, श्वसन में सहायता करता है। वो पानी में से ऑक्सीजन को छांक करके अपने सांस श्वसन क्रिया में उपयोग करता है, ठीक ना। अब बताइए, केंचुए ज़्यादातर बरसात के मौसम में दिखाई देते हैं, क्यों? केंचुए ज़मीन के अंदर रहते हैं। बरसात के दिनों में पानी क्या होता है, मिट्टी के अंदर जितने वायु वाले भाग में भर जाते हैं, और जो वायु होते हैं वो बाहर की ओर आ जाती है, और केंचुओं को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण वे बाहर आ जाते हैं, ठीक ना। वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित होती है, कैसे एक जगह से दूसरे जगह ऑक्सीजन स्थान बदलती है। आप जानते हैं कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक ना। ये तो आप जानते हैं कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा इस क्रिया में ऑक्सीजन उत्पन्न होता है। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और उसी क्रिया में ऑक्सीजन निकलता है, और वे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और वही फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसी हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, पौधे श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग भी करते हैं, परंतु उपयोग की गई ऑक्सीजन की तुलना में वे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। वे श्वसन के लिए पौधे भी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, लेकिन उसके कई गुना वो उत्पन्न करते हैं, मतलब देते भी हैं, ठीक है ना। इस ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जंतु भी श्वसन क्रिया में करते हैं, ठीक है ना। और ये ऑक्सीजन का प्रयोग अन्य जीव भी करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पौधे एवं जंतु किसी प्रकार एक दूसरे पर निर्भर हैं, ठीक है ना। पौधे भी एक पशुओं पर निर्भर है और पशु भी पौधे पर निर्भर है, ठीक है। वायु का उपयोग, वायु का क्या क्या उपयोग है आप जान चुके हैं कि वायु सभी जीवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या आप जानते हैं कि वायु का अन्य उपयोग भी है? क्या आपने पवन चक्की का नाम सुना है? देखिए यहाँ आप फोटो में देख रहे होंगे पवन चक्की का फोटो, ठीक है ना। क्या आपने सुना है पवन चक्की का नाम? यदि आप सुने हैं तो आप ध्यान से और सुनिए, ठीक है ना, और जानकारियाँ लीजिए। देखिए, तेज वायु पवन चक्की को घुमाती है। तेज वायु ही पवन चक्की घुमा सकती है। जिस एरिया में अगर कम हवा आती है तो वहाँ पवन चक्की नहीं उपयोग किया जाएगा, ठीक है ना। पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने और आटा चक्की को चलाने के लिए होता है, ठीक है। क्या क्या काम में होता है? ट्यूबवेल में, ठीक है ना, और आटा चक्की चलाने में होता है, ठीक है ना। पवन चक्की विद्युत उत्पन्न करती है और बिजली उत्पादन के लिए भी उपयोग होता है। वायु के अन्य कार्य क्या क्या हैं? वायु बादल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, जिससे विभिन्न स्थानों पर बारिश होती है। आप जानते ही होंगे कि जैसे कि बारिश कैसे होती है, वर्षा कैसे होता है। जैसे कि मान के चलिए, पहले तो पानी क्या होता है, भाप में बदलता है। भाप फिर वायुमंडल के
ऊंचाई पर जाती है जब, तो वायुमंडल के ऊंचे भाग में क्या होता है, ठंडी होती है। तो जैसे ही भाप जो है वो ठंडी जगह पर पहुंचती है, वायुमंडल के ठंडी भाग में पहुंचती है, तो वो संघनित हो जाती है। संघनित मतलब पानी की छोटी छोटी बूंद में बदल जाती है। और वो क्या होती है, जैसे पानी की बूंद छोटे छोटे बदल जाती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बादल कहते हैं। और वही बादल वायु के कारण इधर उधर फैलती है। और ये ज़्यादातर कहाँ पर होगा, समुद्र में ज़्यादा पानी है तो ज़्यादा पानी के जो भाप होंगे वो कहाँ पर ज़्यादा बनेंगे, समुद्र के आसपास ही ज़्यादा बनेंगे। तो वर्षा भी कहाँ हो जाता है, समुद्र में ही सारा वर्षा हो जाता है। लेकिन वायु की मदद से ये जो बादल बनता है समुद्र का, जितना सबसे बड़ा भाग बादल, वो चारों ओर फैलता है, ठीक ना। और जिसके कारण चारों ओर ज़्यादा से ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है। तो वायु ना होती तो बहुत से जगहों में वर्षा की भी बहुत कमी होती है ना। यह पौधे के बीजों को इधर उधर फैलाने में सहायक होती है। जैसे कि कोई पेड़ है, उससे कुछ बीज क्या होता है, उड़ के दूसरी जगह चला जाता है, और वो बीज उस जगह पौधे के रूप ले लेता है, और वो पौधा पनप जाता है, ठीक ना। तो एक पेड़ से काफ़ी पेड़ भी हो जाते हैं, ठीक है। यह पक्षी, चमगादड़ और कीटों को उड़ने में मदद करती है। यदि हवा नहीं होती तो कोई कीट पतंगे उड़ नहीं पाते, ठीक ना। यह अन्न कणों को भूसा से अलग करने में सहायता करती है। ये अन्न कण मतलब जितने भी अनाज होते हैं, अगर उसे हम भूसा से अलग करना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए, वायु की आवश्यकता होती है। बिना वायु का हम उसे अलग नहीं कर सकते हैं। यह नाव को खेने में मदद करता है। ग्लाइडर, पैराशूट तथा हवाई जहाज को चलाने में सहायता करती है, ठीक है। यदि हवा ना हो तो हम लोग नाव सही दिशा में, जिधर हमारा लक्ष्य होगा उधर नहीं जा पाएंगे। अगर उल्टी हवा हो जाती है तो क्या हो जाता है, दूसरी ओर हम जाने लगते हैं। और अगर हवा हम जिधर जाना चाहते हैं उधर ही हो जाए तो और अधिक स्पीड से हम पहुंच जाते हैं। तो वायु का बहुत मदद होता है ये सब करने में, जहाज चलाने में, नाव खेने में, है ना। आगे, पेड़ पौधे का महत्व। सभी जीवों के लिए ऑक्सीजन गैस बहुत महत्वपूर्ण है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को वायुमंडल में देते हैं। इसलिए हम सभी अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए, ठीक है। और इससे बड़ा बात क्या होता है, अगर आप वाकई में पृथ्वी को बचाना चाहते हैं तो आप जनसंख्या को कम करने पर जोर लगाइए। क्यों? क्योंकि जितना जनसंख्या होगा उतना ज़्यादा उन्हें पैसों की ज़रूरत होगी, आजीविका की ज़रूरत होगी, जिसके कारण क्या हो रहा है, पेड़ कट रहा है, ठीक ना। और क्या पेड़ किस लिए कट रहे हैं, खेती बाड़ी करने के लिए, जानवरों को पालने के लिए। जानवर कौन खाएगा, आदमी खाएगा, ठीक है ना। रिजोर्ट बनाने के लिए और रेस्टोरेंट बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, ठीक है। जनसंख्या जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा संसाधन की आवश्यकता होगा। तो जनसंख्या जितनी कम होगी उतना ज़्यादा हमारा पृथ्वी सुरक्षित होगी, ठीक है। तो कम से कम जनसंख्या हो, उससे हमारा पृथ्वी का बचाव हो पाएगा। तो हमने क्या क्या सीखा वो देखेंगे। वायु हमारे चारों ओर उपस्थित है, जिसे वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। वायु हमारे चारों ओर उपस्थित है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। गतिशील वायु को, जो गतिशील मतलब स्पीड में चलने वाला वायु को क्या कहते हैं, पवन कहते हैं, विंड। हम वायु को देख नहीं सकते हैं परंतु इनका अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि जोर से वायु चलती है तो ठंड लगती है ना, तो अनुभव तो कर सकते हैं। यदि वायु नहीं चलने लगती है और बहुत धूप रहता है तो हमें गर्म लगने लगती है, ठीक ना। तो वायु का तो अनुभव कर सकते हैं, ठीक, परंतु देख नहीं सकते हैं। अगर वायु जगह घेरती है, वायु जगह को घेरती है, जैसा कि हमने देखा था, एक बोतल को उल्टा करके एक पानी वाली टब में हमने डाला था तो पानी बिल्कुल नहीं भर रहा था। जैसे ही हमने तिरछा किया बोतल को तो हल्का हल्का पानी भी अंदर घुसने लगा, साथ ही हवा जैसे जैसे निकलने लगी पानी अंदर घुसने लगी। तो हवा जगह को घेरे बैठी थी, और जैसे ही हवा को हमने निकलने का पोजीशन में रखा बोतल को, और वैसे ही हवा निकली और पानी भी उसमें अंदर घुसने लगा, ठीक ना। वायु पारदर्शी होती है, वायु को हम लोग नहीं देख सकते हैं, पारदर्शी होती है, आर पार देख सकते हैं। वायु सभी पेड़ पौधे एवं जीव जंतु के लिए आवश्यक है, बहुत ज़रूरत है। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, धूलकण एवं कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है, ठीक ना।
ऑक्सीजन श्वसन के लिए आवश्यक है, ऑक्सीजन जलने के लिए सहायक होता है। जल तथा मिट्टी में वायु उपस्थित होता है। वायु में 4/5 भाग नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन वायु के मुख्य अवयव हैं। वायु के सबसे मुख्य क्या क्या है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। वायु के अनेक उपयोग हैं, वायु के बहुत सारे उपयोग हैं। ठीक, आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। ठीक ना। तो पहला प्रश्न अभ्यास, ठीक ना। अभ्यास, इनमें से सही शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो शब्द दिया हुआ है इन्हीं को रिक्त स्थानों पर भरना है। ठीक ना। पहला नंबर क्या है? पृथ्वी के चारों ओर ऑक्सीजन की परत, जो कि पृथ्वी के चारों ओर जो ऑक्सीजन का परत है वो क्या कहलाती है? वायुमंडल कहलाती है। ठीक ना। तो पहला का क्या होगा? वायुमंडल। दूसरा, सभी जंतु श्वसन में वायु से क्या लेते हैं? सभी जंतु श्वसन से, सांस से, वायु से क्या लेते हैं? वायु में क्या है जो कि लेते हैं? वो ऑक्सीजन है, उसे लेते हैं, ना कि नाइट्रोजन को नहीं लेते हैं। ठीक है ना। जलने में खालिस्तान गैस सहायक होती है। जलने में क्या गैस सहायक होता है? नाइट्रोजन? बिल्कुल नहीं। क्या होता है? ऑक्सीजन गैस सहायक होता है। गतिशील वायु को खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? गतिशील वायु को जो स्पीड से चलता है उसे पवन कहते हैं। वायु में सबसे अधिक क्या गैस होता है? नाइट्रोजन गैस होता है। ठीक है। आगे देखिए, मैंने उत्तर लिख भी दिया है इधर। ठीक है। इसमें क्या क्या होंगे? ठीक है। पहला का वायुमंडल, ये ऑक्स, ठीक है, सारा लिख दिया है मैंने। आगे देखते हैं। खंड ख क में अंकित शब्दों को खंड ख से के सही व्याख्या से मिलान कीजिए। ठीक ना। हवा, हवा का क्या व्याख्या होना चाहिए? वह पारदर्शी है। ठीक ना। हवा क्या है? पारदर्शी है। ऐसा भी हो सकता है। ठीक ना। और कुछ दूसरा भी हो सकता है। तो देखते हैं। हवा जो है वो गतिशील वायु भी हो सकता है। हवा गतिशील वायु है। ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है, जलने में सहायक होता है। नाइट्रोजन जलने में सहायक नहीं होता है। वायु, वायु क्या हो जाएगा? एक पारदर्शी है। ठीक है। आगे क्या क्वेश्चन है? सही उत्तर के सामने टिक मार्क करना है और गलत के सामने गलत मार्क का चिन्ह लगाइए। वायु गैस, जलवाष्प एवं धूल कण का मिश्रण है। बिल्कुल, इन सभी का तो मिश्रण है, लेकिन इसके अलावा भी होता है। लेकिन यहाँ जो कहा गया है इनका मिश्रण है, तो बिल्कुल है, इनका मिश्रण है। अगर बोला जाता कि नहीं है तो हम लोग गलत कर सकते थे, लेकिन ये कह रहा है कि वायु में तो गैस होता ही है। जैसे गैस में क्या क्या? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैस हो गए। फिर जलवाष्प, भाप, ठीक ना, और धूल कण का मिश्रण है। बिल्कुल सही जवाब। ठीक है ना। इसमें हम लोग टिक मार्क कर देंगे। दूसरा क्या होगा? पहला का तो सही हो गया। दूसरा, मिट्टी में वायु उपस्थित नहीं होती है। बिल्कुल होती है उपस्थित। ठीक है। ज्वलन में कार्बन डाइऑक्साइड सहायक होती है। जलने में क्या कार्बन डाइऑक्साइड सहायक होती है? बिल्कुल नहीं। जलने में तो क्या सहायक होता है? ऑक्सीजन। तो ये भी गलत होगा, तीसरा नंबर भी गलत होगा। वायु हवाई जहाज उड़ाने में सहायक होती है। बिल्कुल, हवाई जहाज उड़ाने में सहायक होती है। वायु को हम देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है ना। क्लियर है। आगे देखिए, वायु के संघटक क्या हैं? वायु के संघटक क्या क्या हैं? एक तो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, धूल के कण और एक जल वाष्प। ठीक ना। तो देखिए, वायु के संघटक क्या क्या हैं? वायु विभिन्न गैसों, जलवाष्प, धूलकण का मिश्रण है। इसके प्रमुख संगठन क्या क्या है? नाइट्रोजन लगभग 78%, ऑक्सीजन लगभग 21%, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें अल्प मात्रा में है। ठीक है। आगे का क्वेश्चन क्या है? वायुमंडल किसे कहते हैं? हमारी पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई गैस की घनी चादर को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। हाँ, यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है और सूर्य की हानिकारक किरणों से हमें हमारी रक्षा करती है। ठीक है ना। आगे का क्वेश्चन क्या है?
वायुमंडल में कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है? कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। और वायुमंडल में श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस आवश्यक है। जल में मिट्टी डालने जल में यदि हम लोग मिट्टी डालने पर वायु के बुलबुले बाहर क्यों आते हैं? क्योंकि जल में क्या होते हैं? नहीं, क्योंकि मिट्टी में क्या होते हैं? वायु होते हैं, ठीक ना। जब जल में मिट्टी डाली जाती है तो मिट्टी में फंसी हुई हवा जल द्वारा विस्थापित हो जाती है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह चल जाती है, मिट्टी से वायु में चली जाती है और यह हवा बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। यह दर्शाता है कि मिट्टी में वायु उपस्थित है, ठीक ना। यही दर्शाता है कि मिट्टी में भी वायु उपस्थित रहता है, ठीक ना, पाया जाता है। वायु में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है? कौन सा? नाइट्रोजन। वायु में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस उपस्थित होती है, लगभग 78%, ठीक है। वाद्य यंत्रों में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, आप कैसे प्रमाणित करेंगे? कई वाद्य यंत्र जैसे कि बांसुरी, या वाद्य यंत्र मतलब हवा से बजाने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं फूंक करके, वाद्य यंत्र जैसे कि बांसुरी, शहनाई, तुरही आदि सुशीर वाद्य या वायु वाद्य यंत्र कहलाते हैं। ये सब वाद्य यंत्र कहलाते हैं क्योंकि इनमें ध्वनि उत्पन्न करने के लिए वायु का उपयोग किया जाता है। वायु के प्रवाह और कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है, जिससे यह सिद्ध होता है कि वाद्य यंत्रों में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि वायु ना हो तो वाद्य यंत्रों से कोई भी ध्वनि हमें प्राप्त नहीं होगी, ठीक ना। आगे क्या क्वेश्चन है? आपको कैसे पता चलता है कि वायु में जलवाष्प है? कैसे पता चलता है कि वायु में जलवाष्प है? जब हम ठंडे पानी या बर्फ से भरे गिलास या बीकर को खुली हवा में रखते हैं तो थोड़ी देर बाद गिलास की बाहरी सतह पर पानी की छोटी छोटी बूंद दिखाई देती है। यह वायु में मौजूद जलवाष्प के ठंडी सतह पर संपर्क में आकर संघनित द्रव्य रूप में बदलने के कारण होता है, जो वायु में जलवाष्प की उपस्थिति को प्रमाणित करता है, ठीक ना। जैसे भी हम लोग जब हम ठंडे पानी या बर्फ से भरे गिलास को या बीकर को खुली जगह पर रख देते हैं तो क्या होता है, उस थोड़ी देर बाद बाहरी सतह में, जैसे कि जो गिलास रखे हैं गिलास के बाहर सतह में छोटी छोटी बूंद आ जाती है। तो वो कैसे आती है? जैसे कि वायु में जलवाष्प है, वो ठंडी सतह से जैसे टकराती है तो वो संघनित हो जाती है। संघनित मतलब भाप पानी में बदल जाना, तो वो भाप क्या हो जाता है? पानी में बदल जाता है। तो इससे पता चलता है कि वायु में भाप है, तभी तो वो पानी में बदल गए, ठीक ना। आगे का क्वेश्चन क्या है? ऐसे क्रियाकलापों की सूची बनाइए जो वायु की उपस्थिति के कारण संभव है। ऐसा कौन कौन सा कार्य है जो वायु पर ही संभव है, बिना वायु के संभव नहीं होगा, ठीक है ना। उसका सूची बनाना है। तो देखिए हमने बनाया है, आप भी अपना बना सकते हैं, ठीक है। देखिए, दहन या जलान, जैसे कि मोमबत्ती जलाना, आग जलाना। दहन कोई भी चीज़ को हम जला ही नहीं सकते हैं। श्वसन, सांस ले ही नहीं सकते हैं। ध्वनि का संचरण, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, वाद्य यंत्रों में जितने भी बांसुरी सब होते हैं, जितने भी यंत्र हैं वो आवाज़ देने वाले, वो फूंक मार के वो आवाज़ ही नहीं आएंगे हमें। पवन ऊर्जा का उपयोग, जैसे कि जो पवन चक्की लगाए गए हैं, ठीक है ना। उड़ान, पक्षियों और विमानों का उड़ान ही नहीं हो पाएगा। आगे का क्वेश्चन क्या है? आप कैसे दर्शाएंगे कि खाली कहा जाने वाला गिलास आप कैसे दर्शाएंगे कि खाली कहा जाने वाला गिलास वास्तव में खाली नहीं है, ठीक है ना। कैसे दर्शाएंगे कि खाली कहा जाने वाला गिलास वास्तव में खाली नहीं है? एक गिलास को उल्टा करके पानी से भरे बाल्टी में धीरे धीरे डुबोइए। एक गिलास को क्या करना है? उल्टा करके पानी से भरे बाल्टी में खुला करके धीरे धीरे डुबोना है। आप देखेंगे कि पानी गिलास में पूरी तरह से प्रवेश नहीं करता है, क्योंकि गिलास में मौजूद हवा पानी को अंदर आने से रोकती है ना। यदि आप गिलास को थोड़ा झुकाते हैं तो हवा के बुलबुले बाहर निकलेंगे और पानी गिलास में भर जाएगा, जो यह दर्शाता है कि पहले उसमें हवा भरी हुई थी। जैसे हमने हवा को पास होने दिया तो वहाँ फिर पानी अंदर घुसा, ठीक है ना। मुंह से सांस लेना क्यों हानिकारक है? देखते हैं। नाक में बाल और श्लेष्मा
होते हैं, ठीक है ना। लिक्विड चीज़ जो नाक में होते हैं, गीला वाला जो चीज़ होता है वो नाक में बाल होते हैं, और वो लसलसा चीज़ होते हैं जो हवा को फिल्टर करते हैं, धूल के कणों और सूक्ष्म जीवों को फेफड़ों तक पहुंचने से रोकती है। मुंह से सांस लेने पर यह प्राकृतिक फिल्ट्रेशन नहीं होता है, ठीक है ना। प्राकृतिक रूप से फिल्ट्रेशन हो जा रहा है नाक के द्वारा, वो नहीं हो पाता है मुंह से सांस लेने पर, जिससे हानिकारक कण और जीवाणु फेफड़े में जा सकते हैं और संक्रमण या एलर्जी का कारण बन सकते हैं, ठीक है ना। अगर 2 मोमबत्तियों को जलाकर अलग अलग आकार के गिलास में ढक देंगे तो कौन सी मोमबत्ती ज़्यादा देर तक जलेगी और क्यों? 2 मोमबत्ती को जला करके अलग अलग आकार के गिलास में ढक देंगे तो कौन सी मोमबत्ती ज़्यादा देर जलेगी? क्या जलेगी? बड़े आकार वाली ज़्यादा समय तक जलेगी, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा है, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है। और छोटी गिलास कम देर तक जलेगी, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम है, ठीक है। जिस मोमबत्ती को बड़े आकार के गिलास से ढका जाएगा वह देर तक जलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि बड़े गिलास में अधिक हवा और इसलिए अधिक ऑक्सीजन मौजूद होगी, जो दहन के लिए आवश्यक है। जब ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो मोमबत्ती बुझ जाएगी, ठीक है ना। आगे क्या है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस समाप्त हो जाएगी तो क्या होगा? वायुमंडल में यदि ऑक्सीजन ही समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा। अधिकांश जीव श्वसन नहीं कर पाएंगे और मर जाएंगे, ठीक ना। आग नहीं जलेगी और दहन से संबंधित कोई भी प्रक्रिया रुक जाएगी। जितने भी जलाने से जो काम होता है, आग जलाने पर जो काम होता है, वो सारा काम रुक जाएगा, क्योंकि आग जलेगा कैसे? ऑक्सीजन के बिना, है ना। आगे परियोजना कार्य क्या है? एक साफ कांच की खिड़की पर जो एक खुले क्षेत्र की ओर खुलती हो, एक साफ कांच की खिड़की पर जो खुले क्षेत्र की ओर खुलती हो, कागज का एक आयताकार पट्टी लगा दीजिए, ठीक है ना। एक आयताकार पट्टी लगा दीजिए। कुछ दिनों के बाद इस पट्टी को हटाइए। खिड़की में ढके हुए आयताकार स्थान व खिड़की के शेष भाग में आप पाए अंतर को नोट कीजिए। इस प्रयोग को प्रत्येक माह मतलब हर महीने दोहराएं। पता लगाइए कि वर्षों के विभिन्न समयों में वायु में मौजूद धूल कणों की मात्रा में क्या परिवर्तन होते हैं, ठीक है। तो जहाँ हमने पेपर साट दिया है वहाँ पर तो धूल कण जमेंगे ही नहीं, ठीक ना, और बाकी स्थान पर धूल कण जमेंगे। यह प्रयोग वायु में धूल के कणों की उपस्थिति और उनकी मात्रा में मौसमी परिवर्तन को समझने में मदद करेगा, ठीक ना। जिस स्थान पर पट्टी लगी थी वह साफ रहेगा, जबकि आसपास की खिड़की पर धूल जमा हो जाएगा। विभिन्न महीनों में धूल की मात्रा में अंतर वायु प्रदूषण के स्तर या मौसमी हवाओं के कारण हो सकता है। देखिए, महीनों में धूल की मात्रा का अंतर हो सकता है। ये कैसे होता है? वायु प्रदूषण के कारण होता है, ठीक ना। वायु प्रदूषण के स्तर अगर बढ़ जाएगा तो ज़्यादा धूल कण जमा होगा, अगर स्तर ठीक ठाक रहेगा तो कम धूल कण जमा होगा, ठीक ना। जितना वायु में प्रदूषण होगा उतना ज़्यादा धूल कण जमा होगा, ठीक। आगे मौसमी हवाओं के कारण, अगर किसी मौसम में ज़्यादा हवा आते हैं तो ज़्यादा धूल कण को लेते आएंगे, है ना, हवा अपने साथ। आगे किसी बर्तन में थोड़ा पानी लेकर धीरे धीरे गर्म कीजिए, ठीक ना। पानी के उबलने से पहले सावधानी से बर्तन के अंदर की सतह को देखिए। उबलने से पहले सावधानी से, ध्यान से क्या करना है? बर्तन के अंदर की सतह को देखना है। सतह पर क्या दिखाई देता है, इस संबंध में शिक्षक की सहायता के कारण सहित एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। पानी के बुलबुले दिखाई देते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। पानी के उबलने से पहले बर्तन की आंतरिक सतह, अंदर का जो सतह होता है, छोटे छोटे बुलबुले दिखाई देंगे। ये बुलबुले पानी में घुसी हुई हवा, देखिए पानी में ऑक्सीजन होता है, इसका ये भी प्रमाण है कि वो बुलबुले छोड़ती है जब हम लोग उसे गर्म करते हैं। हुई ऑक्सीजन या अन्य गैसों के होते हैं जो गर्म होने पर पानी से अलग होकर बाहर निकलती है, ठीक है ना। गर्म कर देते हैं तो पानी से बाहर निकल जाती है। आगे का क्या है?
भीड़ भरे चौराहे पर पुलिसकर्मी द्वारा या अन्य व्यक्तियों द्वारा आपने मास्क पहनकर अपना काम करते देखा होगा, है ना। पता लगाइए कि वे ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि धूलकण उसके फेफड़े में ना जा पाए, है ना। अपने उत्तर को चित्र के संग्रह के साथ चार्ट पेपर पर प्रदर्शित कीजिए। तो चार्ट पेपर आप प्रदर्शित कर लीजिएगा, मैंने शब्दों में उत्तर लिख दिया। पुलिसकर्मी और अन्य व्यक्ति भीड़ भरे चौराहों पर मास्क इसलिए पहनते हैं ताकि वायु प्रदूषण, धूल, धुआं, वाहन उत्सर्जन और संभावित संक्रमण बीमारियां जैसे कि श्वसन संबंधी बीमारियां से खुद को बचा सके। मास्क हानिकारक कणों और रोगाणुओं को सांस के साथ शरीर में प्रवेश करने से रोकने में मदद करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पाठ है वो वायु वो ख़त्म हो चुका है। तो आप रेगुलर जुड़िए, ठीक ना। ज्ञान को, समझ को बढ़ाइए, ठीक है। समझ ही अंतिम उद्देश्य है हमारा जीवन का, ठीक है। नमस्कार।